मैकेनिक्स की पहली क्लास में आप लोगों का बहुत प्रेम मिला, बहुत ज़्यादा पसंद आया लोगों को क्लास। और मेरा यही उद्देश्य होता है कि जो पढ़ाऊँ, दिल से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अच्छा सपोर्ट मिला। अब आगे हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देखते हैं उसको ज़रा देखा जाए, ठीक है ना। पिछली क्लास में न सिर्फ केवल सिलेबस बल्कि कुछ ऐसी बातें भी हमने बताई जो आपको इंजीनियरिंग की शुरुआत करने में मदद करें, बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद करें। देखिए, एक क्लास रिवीजन क्लास होती है जिसमें मैं बहुत तेज तेज पढ़ाता हूँ, जल्दी से सिलेबस खत्म करता हूँ। वो क्लास एग्जाम टाइम आपको मिलेगी। लेकिन आज की जो क्लासेज है वही अंतर करता है कि एक फ्री क्लास और पेड क्लास में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो आपको यहीं से मिलेगी और यहीं से बेहतर आप समझ भी पाएंगे चीजों को। तो थोड़ा सा देखा जाए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था और आज की क्लास में क्या अलग होगा। एक बात बताइए, इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया था, बहुत सारी बातें करने के बाद सब्जेक्ट के आधार पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, क्या ये दोनों बातें मैंने आपको समझा ली थी अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझा लिया था। ये दोनों बातें ठीक तरीके से हम लोग कर चुके थे। यहां के बाद स्टैटिक डायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड्स, डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, इसमें से अप्लाइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, ये भी मैंने आपको बता रखा था। तो मैं आपको बस इतना बता दूं यहां से कि मैकेनिक्स क्या है, कैसे है, इन चीजों को जानना हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पहला वीडियो देखिए। इस सीरीज का पहला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आज की क्लास में स्टैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है और इसके दोनों पार्ट्स के बारे में, फिर बाकी आगे के जो टॉपिक हैं पहले चैप्टर के, इनको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि, अच्छा एक चीज और ध्यान रहे, ये पहला चैप्टर, ऐसे ही 6 चैप्टर हैं, ये अकेले 5 मार्क्स कम से कम या उससे ज्यादा इस चैप्टर से आते हैं आपके। अगर 50 नंबर का पेपर है तो कम से कम 5 नंबर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो अगला चैप्टर है लॉज ऑफ फोर्सेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी इस एग्जाम के लिए नहीं, इस एग्जाम के लिए तो सारा पढ़ना है, लेकिन फ्यूचर में आपको एक ये चैप्टर और एक इसके बाद वाला चैप्टर जिसमें हम लोग मोमेंट पढ़ेंगे वो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सेकेंड चैप्टर अगर अपने आप में देखें, अगर ये 3 चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आप मैकेनिक्स में फेल नहीं होंगे, कम से कम ठीक ठाक लेकर के पास हो जाएंगे। पूरा पढ़ेंगे तो पूरा नंबर आएगा। तो बात होती है कि ये 3 चैप्टर शुरुआती बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर कितना होगा, तो इससे ये जो लॉज ऑफ फोर्सेज है ना, इससे तो कई बार 10 नंबर तक आराम से मिल जाता है, इस वाले चैप्टर से 10 नंबर तक। बात समझ में आ रही है? तो चिंता मत करिए, एक एक को देखते हैं। पहले हम लोग ये वाला समझ लिए, अब यहां शुरुआत करेंगे स्टैटिक्स डायनामिक्स की, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड्स, और डेफिनेशन ये हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैंने आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन बताई थी, उसी समय मैंने ये भी बताया था कि देखिए, और एक चीज और है, नोट्स पूरा आपको लिखा लिखाया मिलता है। एक नोट्स का सैंपल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप डाउनलोड करके देख लीजिए कि कैसे नोट्स रहेगी, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, ठीक है। बाकी भाई कुछ चीजें पेड ही हैं, वो ऐप पर हैं, वही मिल पाएंगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा जरा ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी के केस में हम लोग सबसे पहले हमने ये बांटा था। देखिए, जब मैकेनिक्स का बंटवारा कर रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स में सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, और सॉलिड मैकेनिक्स में हमने मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ा था। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंतर्गत हमने जब रिजिड बॉडी का पढ़ा था तो उसमें स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों पढ़ा था, ठीक है ना। तो असल में बेसिकली हम लोग जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत छोटे लेवल पे बांटते हैं, किताबों में यहीं से शुरुआत किया गया बांटा, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जब बांटा गया, या अप्लाइड मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है। तो देखो, मैकेनिक्स में बहुत कुछ है, लेकिन अपने काम का ही चीज जो पढ़ना है हमको, उतने ही का अध्ययन करते हैं, तो वो अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मतलब द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स व्हिच हैज टू बी अप्लाइड इन आवर फील्ड, यानी मैकेनिक्स का वो हिस्सा जो हमारे हमारे कामों में प्रयोग होने वाला है, जब हम उसी का अध्ययन करते हैं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स या अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी वही है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मुख्य रूप से 2 भागों में टूटा है, जिसमें से पहला हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। पहला भाग क्या होता है, स्टैटिक्स, और दूसरा भाग होता है डायनामिक्स। दूसरा भाग क्या होता है, डायनामिक्स होता है, ठीक है ना। तो एक चीज होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनामिक्स।
स्टैटिक्स में बलों के लगने का, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है यानी रेस्ट पोजीशन में है, यदि विराम, मैं परिभाषा बोल रहा हूं बाकी लिखा हुआ तो रहेगा ही, जब किसी वस्तु पर बल के प्रभाव में वो वस्तु विराम अवस्था में हो और उसका अध्ययन किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स, और वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है और उस पर बलों का अध्ययन किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। और गतिमान अवस्था में भी अध्ययन के दो शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा आपकी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है आपका काइनेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसमें अंतर लिखने के लिए आपसे बोल देता है। वैसे तो मैं बोल के निकल जाऊंगा, लेकिन इसको एज ए डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। विराम अवस्था में किसी वस्तु पर बलों का अध्ययन स्टैटिक्स कहलाता है, जबकि गतिमान अवस्था में वस्तु पर बलों का अध्ययन डायनेमिक्स कहलाता है। जब कोई वस्तु गतिमान हो, उस पर उसकी गति का अध्ययन किया जाए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार बलों का अध्ययन न किया जाए तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध गतिकी यांत्रिकी, या इसको बोलते हैं दूसरे वाले को बल गतिकी। यानी ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स में केवल गति और त्वरण, यानी गति हो रही है तो गति के साथ केवल गति व त्वरण का अध्ययन किया जाता है, केवल गति व त्वरण का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन काइनेटिक्स में हम लोग गति फिर उसके साथ साथ त्वरण, यानी अगर कुछ लोग हिंदी इंग्लिश वाले प्रॉब्लम में ना फंसे बिल्कुल भी, आप देखो मैं बार बार कहता हूं, यदि आप सुनने पे आओगे तो सब समझ में आएगा, कमियां निकालने पे आओगे तो कुछ भी दुनिया में सही नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थितिक या स्थैतिक, जिसको बोलते हैं स्थैतिक, और इसको बोलते हैं हम लोग गतिक या गतिकी, ठीक है ना। अब गतिकी में दो भाग हैं, शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स, और इसमें केवल गति और त्वरण का, लेकिन इसमें गति, त्वरण व रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस, यानी गति हो रही है तो कोई ना कोई बल भी काम कर रहा होगा, जिम्मेदार बलों का अध्ययन, यानी किसी भी गति के लिए कोई ना कोई बल जरूर कारक होता है, और जब हम लोग गति के त्वरण के साथ साथ उनके जिम्मेदार बलों का भी अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। और जब केवल गति के बारे में सोचें लेकिन रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस पे हमारा कोई ध्यान ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो ये था मैकेनिक्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन और उसका प्रकार। तो हमने अभी समझा क्या? हमने स्टैटिक समझा, हमने डायनामिक समझा। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इन तीनों में, अगर ये तीनों आपको समझ में आ चुके हैं तो फिर इनका मैकेनिक्स के बारे में और भी चीजें, जैसे कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है इसकी परिभाषा के रूप में, तो मैंने आपको बताया कि अप्लाइड मैकेनिक्स, उसमें आगे वाला टॉपिक यही था ना कि अप्लाइड मैकेनिक्स की परिभाषा। तो इनमें से अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होगा, बाकी सब तो हो गए, लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होगा? तो अप्लाइड, देखो मैकेनिक्स अपने आप में बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना, बहुत बृहद कंसेप्ट है इसका, लेकिन इसका कुछ पार्ट जिसका जरूरत हमें अपने इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग भी सबकी अलग अलग है, सिविल वाले अलग मैकेनिक्स पढ़ है तो मैकेनिकल सिविल का लगभग एक ही सिलेबस में क्योंकि जरूरत है, लेकिन कुछ मैकेनिक्स का पार्ट आगे जाके बदलता भी है। जो इंजीनियरिंग का सेक्टर जिस मैकेनिक्स का हिसाब चाहेगा वो उतना ही पढ़ाई करता है, उसके लिए उस क्षेत्र को अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड। यही था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड, यानी इसका यहाँ पे क्या आपको आवश्यकता है प्रैक्टिकल फील्ड में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। इसको हमेशा पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करेगा। मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। पहली बात कि देखिए, यांत्रिकी इंजीनियरिंग के सभी नियमों को समझने का सबसे मूल तरीका है। मूल मतलब पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ।
पहली बात, मैंने अब 1 बाय 1 बताऊंगा यदि आपको, तो सबसे जरूरी चीज, डेली रूटीन में जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हैं उनको जानने के लिए और उनको समझने के लिए मैकेनिक्स जरूरी है। यानी सभी क्रियाकलाप, ऑल द एक्टिविटीज इन आवर डेली रूटीन इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ मैकेनिक्स। यानी हमारे दैनिक क्रियाकलापों में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो लॉ ऑफ मैकेनिक्स से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। दूसरा चीज यहाँ पे किसी न किसी रूप में मैकेनिक्स इसमें लगा हुआ है। दूसरा चीज, जितने भी इंजीनियरिंग के और भी सब्जेक्ट्स हैं या और भी विषय हैं जो कि इस कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, उनको समझने के लिए मूल रूप से यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के नियम ही प्रयोग आएंगे। बेसिक बात यह है। दूसरा चीज, डिजाइन करना हो आपको या कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम कराना हो, विशेषकर सिविल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए, मशीनों के जो पुर्जे हैं या फिर उनका जो गियर है, उन सब का डिजाइनिंग करने के या उनको बनाने के लिए मैकेनिक्स के नियमों की जरूरत पड़ेगी। और मैकेनिक्स की अन्य शाखाएं और भी हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया था उस दिन, हाँ, जो आपका हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे थे उसमें हाइड्रोस्टैटिक था, हाइड्रोडायनामिक्स था या फ्लूइड मैकेनिक्स था। मतलब मैकेनिक्स की अन्य शाखाओं को समझने में भी मैकेनिक्स का जो ये हिस्सा है वो काम आएगा। ये 4 ही मुख्य एप्लीकेशन है मैंने आपको बताए, लेकिन ऐसा नहीं है, मैकेनिक्स के और भी अनुप्रयोग आपको इंडिविजुअल देखने को मिल जाएंगे। अब मैं अगर बढ़ाना चाहूं इस बात को तो मैं बोलूंगा कि इसको करते समय मैकेनिक्स का ये नियम लगाएंगे, इसको करते समय मैकेनिक्स का ये नियम लगाएंगे, तो मैंने एक ही बार बोल दिया कि इंजीनियरिंग की जितनी जटिल पुस्तकें हैं या जटिल काम है वो मैकेनिक्स के मूल नियमों पर ही आधारित होती हैं। यानी मैकेनिक्स ही है जो इन सब को गवर्न करता है, पहली बात। अब या बाकी शब्दों, या ऐसे कह सकते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो जटिल फार्मूला है उस फार्मूले का बेस भी मूलतः मैकेनिक्स के ही फार्मूले होंगे। यानी जितने भी आप पढ़ें उनमें मूल रूप से आपको मैकेनिक्स पढ़ना अनिवार्य है। क्लियर है पूरी बात यहाँ पे? तो ये था मैकेनिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब हमें आगे जो चीज पढ़नी है, यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो आप जो है ना यहां तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आप इस 1.1 वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, ये है मैकेनिक्स डेफिनेशन, मैकेनिक्स स्टैटिक डायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड, डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, ये पूरा 1.1 खत्म। अब डेफिनेशन, बेसिक क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज ऑफ बेसिक यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स, फिर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही बार में हम लोग इसको फटाफट से खत्म करते हैं। पहला टॉपिक इसमें हम लोग से कह रहा है क्या भाई, सबसे पहली चीज हम लोग को इन सब को पढ़ने से पहले हमें समझनी पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटीज। क्या समझनी है हम लोगों को? फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो एक चीज जान लीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज जान लीजिएगा, इन्हें हिंदी में कहते हैं हम लोग भौतिक राशियां। अब कुछ लोग को यह भी ना पता हो कि राशियां यानी क्वांटिटीज क्या होती हैं। एनीथिंग दैट हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटी। यानी किसी भी चीज को यदि हम लोग कोई आंकिक मान दे सकते हैं या उसका कोई आंकिक मान हो तो वो भौतिक राशि कही जाएगी, ठीक है, सॉरी, वो राशि कही जाएगी। और राशि का भौतिक होना इस पर निर्भर करता है कि भौतिक अस्तित्व उसका है कि नहीं है। नहीं समझे बात को? मैं बता रहा हूं, जैसे मेरी एज को डिफाइन करिए। आपने कहा सर आपकी एज 28 ईयर्स है, ठीक है ना। मैं कहूंगा कि मेरे एज को डिफाइन करने के लिए आपको एक नंबर देना पड़ा। किसी भी चीज को बताइए, जैसे किसी चीज की लंबाई बताइए, फिर एक नंबर देना पड़ेगा, 10, 15, 5 जो भी। मीटर सेंटीमीटर तो बाद में यूनिट है, वो अलग की बात है। लेकिन इतना जान लीजिए, राशियां जब हमने यूज की, क्वांटिटी शब्द का प्रयोग किया, तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, क्वांटिटीज तो वो कोई भी चीज हो सकती हैं जिनको नाम दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन भौतिक राशियां वो होती हैं, भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सके और साथ में मापने के साथ साथ इनका एक नियत मान हो। नियत मान का मतलब, कहेंगे सर ठीक है, क्या मेरा एज एक भौतिक राशि है? मैं अगर पूछूं तो आप कहिएगा कि नहीं सर आपका एज एक भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं 28 साल का हूं, एक और 28 साल का आदमी लेके दोनों को मिला के 56 साल कर देंगे हम लोग? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इनका, मैं 28 का हूं, वो 28 का है, दोनों को मिला के 56 साल बन जाएगा? ये पॉसिबल है आपको? हालांकि वो तो जोड़ने में आप कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली
हम दोनों मिलके कोई 56 साल का आदमी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, रहेंगे इंडिविजुअल। तो भौतिक राशियां, राशि तो है, मेरी आयु एक राशि है, मेरी एज एक राशि है, एक क्वांटिटी है, बट ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग की राशियां भौतिक राशियां नहीं कह जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कही जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। ये राशियां बस हैं, क्वांटिटीज हैं, फिजिकल नहीं है। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे मेरी मेमोरी, मेरी मेमोरी, मेमोरी में कहूं कि मुझे कुछ याद आ रहा है, ठीक है ना, और वो मैं कहीं स्टोर कर रहा हूं, तो या मेमोरी को ऐसे भी समझिए, बिट बाइट, आप मेमोरी को नापते जरूर हैं, मेमोरी को भी नापा जाता है बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, लेकिन ऐसा नहीं होगा एक मेमोरी कार्ड 2 GB का इतना बड़ा है तो 4 GB वाला इतना बड़ा होगा, 6 GB वाला इतना बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही उस वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसको बनाया जाता है, यानी उसका एक पक्का पक्का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मेमोरी का पक्का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मूल रूप से जैसे लंबाई है तो 1 मीटर मिलकर 2 मीटर होंगे, और उनको फिर नापोगे तो 2 मीटर आएगा। और 1 मीटर अगर है ना, तो ये बिल्कुल नहीं कि उसी में 2 मीटर आ जाए या उसी में 3 मीटर आ जाए, जैसे कि 2 GB में, 4 GB में, 10 GB में। तो इतना क्लियर रखिएगा कि अंतर है। देखो मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, मैं बेसिकली बस तुमको वो उतना ही बताऊंगा जितना तुमको मैकेनिक्स में काम आ जाए, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच हैव सम numeric value as well as unit, and the most important thing that they have a physical existence, यानी उनका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होगा भौतिक राशियों का, ठीक है ना। ये भौतिक राशियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी जाती हैं, पूरी भौतिक राशियां। तो आप कहेंगे कौन कौन सी? मैं कहूंगा भौतिक राशियां मुख्य रूप से या तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं यहाँ पे, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, और दूसरी नहीं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जिनको भौतिक उनसे बेसिक वालों से क्या किया जाए? डिराइव किया जाए, यानी इनको कहते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है ना, डिराइव क्वांटिटीज। तो अभी क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा राशियों को समझना, उनको डिराइव करना और उनके कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट का कन्वर्जन, की एक चीज को मापा गया वो दूसरी यूनिट में उसको बताना, यूनिट बदलना, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला चीजें हैं, इस वजह से जानना। बेसिक क्वांटिटीज में आप जानते हैं कि क्वांटिटीज में बेसिक कुछ होती है, कुछ डिराइव, और पूरी दुनिया भर में अभी तक भौतिक राशियों में बेसिक क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल्स, यानी उसमें 7 जो होती हैं मूल राशियां होती हैं, और 2 जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, पूरक राशियां होती हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि पूरा बेसिक क्वांटिटीज केवल 7 फंडामेंटल और 2 कॉम्प्लीमेंट्री, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी हो सकती हैं उसका कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि इन्हीं से मिल करके इनको बनाया गया है। 7 चीजें ऐसी हैं भौतिक रूप से, 7 चीजें ऐसी हैं भौतिक रूप से जो एग्जिस्ट करती हैं, बाकी कोई ऐसी इनके अलावा चीज ही नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। मैंने कुछ चीजों के नाम जरूर लिए आपसे, कुछ चीजों के मैंने नाम जरूर लिए आपसे, कि आयु है हमारी, आयु, लेकिन वो भौतिक राशि में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्ट, मैं पूछूं कि 28 साल की आयु कितनी होती है तो बता ही नहीं पाएंगे आप। लेकिन इसी तरीके से यदि 1 मीटर पूछा जाए कितना होता है, तो इसको डिफाइन किया गया है 1 मीटर। अभी मैं उसका डेफिनेशन देने के फेवर में फिजिक्स की बात हो जाएगी। 1 मीटर कितना होता है ये डिफाइन किया गया है, किसको 1 मीटर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक क्वांटिटीज के बारे में मैंने एक चीज बताई कि एक ये, दूसरी बात ये, तीसरा ये जितनी भी बेसिक क्वांटिटीज होती है ना वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, यानी ये फुली इंडिपेंडेंट है, यानी इनका ये अपने आप में स्वतंत्र है। लंबाई लेंथ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो कुछ नहीं आएगा। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में खास बात क्या है? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, यानी इनको मैं लिखूं तो डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज, यानी ये बेसिक क्वांटिटीज से डिराइव करके ही ये क्वांटिटीज आती हैं। 7 भौतिक राशियां, मैं एक चीज और बता दूं आपको,
कोई भी राशि हो, यानी रिप्रेजेंटेशन करना किसी भी क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए, अगर राशियां आपने समझ ली, तो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करना है, उसको दर्शाना है, तो उसके लिए कैसे दर्शाएंगे। तो मैंने बोला कि पहली बात तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो मैंने बोला दो बातें इसके बारे में, ठीक है ना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, देखो या तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे बोल के नोट्स बना लो, या तो नोट्स लिखा गया है उसको भी देख करके आइडिया लगा के तब बना लो, लेकिन कोशिश करना नोट्स अपने से बनाना जरूर, चाहे नोट्स को देख करके चाहे आवाज को सुन करके। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको ये बोला है पहली बात कि कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड यानी इनको मापा जाएगा, मेजर्ड उसमें मेजरिंग में क्या चीजें रहेंगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू प्लस कोई ना कोई यूनिट, ये दोनों चीजें साथ में, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के साथ साथ में इनका एक निश्चित कांस्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा, इनका ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका जो है वो रहेगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा, साथ साथ में न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इनका होना चाहिए। तो एक चीज जान लीजिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कम से कम दो चीजें आपको चाहिए, ठीक है ना। एक चीज होता है यूनिट और एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू। यानी हम लोग यहां पर लिखते हैं कि हमें टू रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी we need a numeric value and unit। यानी किसी भी यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट की भी जरूरत होती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, न्यूमेरिक वैल्यू तो कोई नंबर होगा, यानी कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन यूनिट क्या होगी, तो यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं, यूनिट हर न्यूमेरिक वैल्यू के बाद जाता है और उसकी वैल्यू को ठीक करके हमको बताता है। यानी यूनिट्स के बारे में इतना जान लें कि ये मेजरमेंट के लिए एक इसेंशियल चीज होती है, ठीक है। और यूनिट्स के कई सारे सिस्टम होते हैं, लोगों ने चीजों को अपने अपने तरीके से मापा। देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी यूनिट के निम्न पद्धतियां होती हैं। पद्धतियां मतलब समझते हैं, सिस्टम्स, पद्धतियां यानी सिस्टम्स अपनाए जाते हैं। एक चीज का ध्यान रहे यहाँ पे, यानी फॉलोइंग आर द सिस्टम्स दैट आर एडॉप्टेड फॉर यूनिट। यानी एक चीज मैंने इंग्लिश में बोला इसको, दूसरा इसको इंग्लिश में लिखा हूं तो हिंदी में बोला हूं, इसको हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में बोला, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों लोगों को समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं इसके बारे में कि भाई यूनिट है उसको दिखाने के लिए कुछ लोग लंबाई को मीटर में दिखाते हैं, तो कुछ लोग उसी को सेंटीमीटर में, कुछ लोग उसी को फीट में, कुछ लोग उसी को किसी और तरीके से दिखाएंगे। लेकिन इसी तरीके से यदि सिस्टम को बांटा जाए तो सिस्टम को बांटने में पहला सिस्टम, फिर दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम और चौथा सिस्टम, कम से कम 4 सिस्टम को हम लोग देख लेंगे। पहला सिस्टम, 4 ही है मुख्य रूप से। अब कौन कौन सी हैं, तो पहला सिस्टम जो होता है आप भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। यानी एमकेएस सिस्टम में जिन लोगों ने इसको माना, उन्होंने कहा कि हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम जो रहेगा वो सीजीएस सिस्टम रहेगा। देखो इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, देखो सिलेबस में दिया हुआ है तो मुझे तुम्हें बताना है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं तुम इसमें बोर होगे अगर थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़े हो तो, क्योंकि वो सब पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो चूंकि फिजिक्स का पहला पार्ट मैकेनिक्स का ही रहता है, इस वजह से चीजें
रिपीट होंगी, बट पढ़ना ही है तो एक बार रिकॉल कर लो, फिर अच्छी चीजें हैं। इसके बाद वाला चैप्टर बड़ा ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इसके ठीक बाद वाला चैप्टर जिसमें फोर्स हम लोग को पढ़ना है। फोर्स भी तुम पढ़े हो लेकिन अब उसका रूप बदलेगा। जैसे ही हम लोग कहते हैं ना कि क्या होगा, नया बदलेगा, देखो नया नहीं होगा, उसको अपने लायक बना के लाएंगे। देखो चीनी ही है, चाय में भी है, हलवे में भी है, और हर चीज को अगर कहेंगे कि क्या लाए तो मीठा लाए हैं। मीठा मीठा लाइए कुछ खाने के लिए, चॉकलेट भी मीठा, हलवा भी मीठा, उसके बाद मिठाई भी मीठा, उसके बाद आप चाय बनाए वो भी मीठा, हर चीज मीठा है। लेकिन मीठे के भी अपने प्रकार हैं, कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, बात समझ रहे हो? तो हर जगह मीठे का भी अलग मतलब होता है। इसी तरह फोर्स आएगा जरूर, तुमने फोर्स पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब जब तुम फोर्स पढ़ोगे तो उसको अपने फॉर्मेट में पढ़ोगे, जैसे तुम चाहोगे उस रूप में ले आके पढ़ोगे, उसकी उन चीजों को पढ़ोगे जो तुमको अपने जगह पर यूज करनी है, तो इसलिए बदलेगी चीजें। बेसिक तो वही रहेगा भाई, जो मीठा है वो तो मीठा रहेगा ही, लेकिन उस मीठे का प्रकार बदल जाएगा। एक मीठा पसंद आएगा और एक मीठा पसंद नहीं आएगा। तो अभी जो फोर्स पढ़ोगे वो फोर्स काफी अलग होने वाला है जो तुम फोर्स पढ़े हुए हो। बेसिक वही है बट यूजेज अलग हो जाएंगे। सीरियस सिस्टम तुम जानते हो, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी इसको सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम पढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है हम लोग का जो एफपीएस सिस्टम आता है। एफपीएस सिस्टम का मतलब आप जानते होंगे, एफपीएस सिस्टम इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फुट पॉन्ड, पॉन्ड और सेकंड, सेकंड सिस्टम, सिस्टम फुट पॉन्ड और सेकंड सिस्टम। और ये इसमें जानते हैं लंबाई को फुट में और आपका वेट को पाउंड में, और इसको समय को सेकंड में मापा जाता है। तो फिर लोगों ने अलग अलग बार बार, जैसे आप ऐसे समझेंगे, अभी भी लोग अभी भी साइट वगैरह पे इंजीनियरिंग तुम काम करने जाओ ना, देखोगे मिस्त्री से पूछोगे ना तो वो इंच में बात करेगा, फीट में बात करेगा। जबकि नक्शे वगैरह जो अब बनते हैं वो जनरली किस में बनते हैं, मीटर में, मिलीमीटर में, ऐसे नक्शे बनते हैं, ठीक है। फिर क्या करें, सबको यूनिफाइड करना जरूरी था। दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग सिस्टम बना रखे थे, सब लोग अपने अनुसार बता रहे थे कि मेरे यहाँ ये 3 फीट का है, यहाँ वाला बोला नहीं मेरा 1 मीटर का है, बात लगभग दोनों एक ही है। तो कहने का मतलब है कि अरे भाई उसका और उसका सिस्टम को अगर एक ही बोला जाता तो कितना काम करने में आसानी होता। इस वजह से चौथा सिस्टम जो एसआई सिस्टम बनाया गया, एसआई, इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सब लोग बैठ करके एक परपंचा बतियाए, सब लोग दुनिया भर के लोग इंजीनियर्स और साइंटिस्ट है, उन्होंने बैठ करके एक मीटिंग बुलाई और कहा कि ना आज के बाद जो है ऐसे नहीं, सब लोग एक ही यूज करेंगे जिसको बोला जाएगा एसआई सिस्टम, और एसआई में जिस चीज का जो माना जाएगा वही सब लोग मानेंगे। हालांकि पुराने वालों को नकारा नहीं गया, लेकिन बोला गया कि एसआई सिस्टम को आप लागू करिए, इंटरनेशनली बताइए, ठीक है ना। तो ये वो था जो दुनिया भर के चीजों को एक ही यूनिट में लाने का काम किया। ये लगभग सिमिलर था, सिमिलर था, किससे मिलता जुलता लगता है आपको, सिमिलर टू एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ये मीट्रिक मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम का लगभग मिलता जुलता रूप था, लगभग मिलता जुलता रूप था। तो एसआई सिस्टम को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। क्लियर है? तो ये था आपका किसके बारे में, हमने क्या क्या बताया आपको कि भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, उसमें बेसिक क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटी क्या है, उसके साथ साथ हमने यूनिट के बारे में बताया, यूनिट के जो डिफरेंट सिस्टम हैं उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब अगर आप यूनिट समझ चुके हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट क्या है और कुछ डेराइव्ड के। तो यानी हम लोग यहां पर अब बनने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, यानी फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, यूनिट यानी इसकी यूनिट क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। उसके लिए आप एक चीज को समझ लीजिए
कि कैसे हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो उस नाम मैं लिख दूंगा और फटाफट से उनके बारे में पहले से आप जानते हैं, बट वही बात है कि जानते हैं लेकिन मुझे रिकॉल कराना मेरी मजबूरी है, तो हम लोग करते हैं इसको रिकॉल। फिर यहाँ से आता है हम लोग का इसका, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सीरियल नंबर। फिर हम लोग यहाँ पर इसका लिख देंगे कि कौन सी क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे क्वांटिटीज के बाद मान लीजिए आप उसका यूनिट लिख दीजिए, फंडामेंटल यूनिट लिख दीजिए। और फिर आप यहाँ पर इस जगह पे इसका 4 कॉलम बना करके इस जगह पर आप उसका सिंबल दिखा दीजिए। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक और यहाँ पर बनाइए ऐसे लाइन, ऐसे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर यानी कितनी क्वांटिटीज हैं। इसमें हम लोग लिख दिए यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी जितनी हैं वो सब। और यहाँ पर हम लोग एक कॉलम में लिख देते हैं यूनिट्स। और इनकी यूनिट्स किस में लिखेंगे हम लोग, यूनिट्स कौन सी प्रणाली में यूनिट लिखा जाए, 3-4 प्रणालियां तो थी, तो हम लोग एसआई में इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है ना। और साथ में हम लोग लिखेंगे कि इनको दिखाने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पर दिखा 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर 7 क्वांटिटीज हैं, सातों के नाम और उनके यूनिट्स। यानी सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है लेंथ का यानी लंबाई का। यानी पहला नाम आता है लेंथ यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब नोट्स में आपको नोट करना है, ये जान लीजिए, लंबाई। और लंबाई की यूनिट एसआई में क्या ली जाती है, तो भाई मीटर ली जाती है। क्लियर आपको पता होगा मीटर, हिंदी में भी इसको लिखेंगे हम लोग क्या, मीटर। और सिंबल इसका जो है स्मॉल एम से दिखाते हैं, इस चीज का ध्यान रहे। कभी भी ये नहीं कि सर मीटर को एम से तो बड़ा एम से दिखा दे, नहीं, जो रिकमेंडेड है वही आपको लिखना है। शॉर्ट में लिखेंगे एम तो ही मीटर माना जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज है होता है आपका मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान पदार्थ है कोई तो उसका कुछ न कुछ द्रव्य है तो द्रव्यमान भी होगा, ठीक है ना। यानी मास उसका वो किस में नापा जाएगा, तो किलोग्राम रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड क्या है, किलोग्राम। अभी इस पर तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, क्या कि किलोग्राम क्यों आया, किलो का क्या मतलब है, ग्राम का क्या मतलब, ये सब नहीं, ये सब फिजिक्स का भी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मास का किलोग्राम में नापा जाता है और उसका जो सिंबल दिखाते हैं हमेशा उसको के और स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मास के अलावा अगली चीज है समय। समय यानी टाइम जिसको बोलते हैं, समय यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। टाइम यानी समय, यानी इसको इसका यूनिट क्या होता है, तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड। अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। और इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल एस से। अगली चीज होती है क्या, आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विद्युत धारा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विद्युत धारा। यानी इस विद्युत धारा का क्या होता है यूनिट हम लोग का, तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें दिखाते हैं एम्पियर में, एम्पियर में, एम्पियर। और एम्पियर, एम्पियर को जो सिंबल के रूप में दिखाते हैं कि इसको कैसे दिखाएं, तो सीधे ए से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये था इसके बारे में इसका ये। अब आगे अगला क्या है, अगली चीज क्या होती है, तो आप यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर अगली चीज जो इलेक्ट्रिक करंट के बाद आती है वो आती है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान, और ये क्या होता है, तापमान का यूनिट क्या लगते हैं हम लोग, केल्विन इसको बोलते हैं पूरे, यानी फुल नाम इसका केल्विन है। और शॉर्ट में हम इसको केवल के से दिखाते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद टेम्परेचर के बाद आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योति तीव्रता। तीव्रता यानी बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ लिख दे रहा हूँ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी किसी भी ऐसी चीज को जो जल रही हो उसमें कितना तेज है
कोई जलती हुई चीज से, प्रकाश से कितना तेज निकल रहा है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं, कैंडेला। और इसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं, कैंडेला फॉर सीडी, ठीक है ना। और द लास्ट थिंग जो आता है हम लोग के अस्तित्व में, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी पदार्थों की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको हम लोग कहते हैं मोल में, और मोल को हम लोग जब सिंबल के रूप में दिखाते हैं तो इसको स्मॉल MOL से दिखाते हैं, जबकि मोल इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये वो 7 क्वांटिटीज थी, ये वो 7 क्वांटिटीज थी जिनको आपको जानना है कि ये 7 हैं, जिनको तैयार रखना। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रोक करके इसको नोट कर लीजिए। 7 ये क्वांटिटीज है, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं से मिलकर बनेगी, या ये खुद ही वो होंगी। दुनिया की कोई फिजिकल क्वांटिटीज मैं बोल रहा हूं कि इन्हीं के अंदर से रहेंगी या इनसे होकर के जाएंगे, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी एग्जाम में लिख सकें, और मैं ऐसे स्लाइड से भी पढ़ा सकता हूं कि खुले और पढ़ा दूं, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि मैं तेज तो कर लूंगा, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और जो बोल रहा हूं वो परिभाषाएं भी नोट कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दुनिया का कोई भी आप नाम लीजिए, बशर्ते वो फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, वो इसी के अंदर होगी, ये मैं दिखा सकता हूं, आप भी देख सकते हैं। लेकिन दो ऐसी चीजें और थीं, दो ऐसी चीजें और थीं जो इनसे अलग थीं, हालांकि उनका यूनिट बन नहीं पा रहा था, तो उनको बनाने के लिए दो पूरक राशियां यानी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में यदि हम लोग बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स यानी सप्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कहें या सप्लीमेंट्री कहें, इसको ऐसे लिखिए ना, सप्लीमेंट्री ही लिखिए ज्यादा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये वो यूनिट्स हैं, ये वो यूनिट्स हैं जिनका असल में मैं डिफाइन करने जाऊं तो यूनिट्स होती नहीं है, लेकिन लेकिन इनको कैसे बोला जाए इसलिए इनका यूनिट का नाम दे दिया गया। मैं अभी समझा भी देता हूं। इसमें दो होते हैं, एक होता है आपका प्लेन एंगल, एक होता है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी जिसको बोलते हैं सिंपल, सिंपल जो कोण होते हैं, सिंपल कोण का मतलब होता है कि जिसको रैखिक कोण बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इसका, ये प्लेन एंगल एक क्वांटिटी है, इसको यूनिट जो होगा, जैसे उनका हम लोग क्वांटिटी और यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, इसको जनरली हम लोग किस में मापते हैं, रेडियन में। लेकिन जो आपका सॉलिड एंगल होता है या स्फेरिकल एंगल भी बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल, इसका यूनिट जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। एक चीज जान लीजिए, जैसे एंगल को आप जनरली जानते हैं ना, एंगल, तो एंगल बराबर होता है असल में आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो बताइए आर्क कोई चाप होगी सर्कल की, ये सर्कल का कोई चाप है, तो ये आर्क मीटर में ही होगा यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस भी किस में होगा, मीटर में ही होगा, दोनों भी कुछ मीटर कुछ मीटर। तो यूनिट कहेंगे तो मीटर बाय मीटर कुछ होगा, तो असल में यूनिट तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आखिर फिर क्या बोले, एंगल को बोलने के लिए तो बोलने में आसानी हुई इसलिए उसका एक यूनिट बना दिया गया जिसको बोला गया रेडियन, और इसी तरह दूसरे वाले को बोला गया स्टेरेडियन। दूसरा वाला यानी सॉलिड एंगल क्या होता है, तो आप जानते हैं किसी आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वो तो प्लेन एंगल होता है। लेकिन यदि स्पेस में किसी क्षेत्रफल के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है और कोई क्षेत्रफल का एक किसी पॉइंट पर, इस पूरे क्षेत्रफल को किसी पॉइंट पर क्या कर दिया जाए, इस पूरे क्षेत्रफल को किसी पॉइंट पर ऐसे केंद्रित किया जाए, तो वहां पर भी ये एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को यानी ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ना, ये इस पॉइंट पर जो एंगल प्रोजेक्ट करेगा इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसके बारे में आपको पता चलेगा 4th सेमेस्टर में, सिविल वालों को जनरली 4th सेमेस्टर में सर्वेइंग पढ़ते समय। और ये है आपका प्लेन एंगल, यानी ये एक लाइन है, एक आर्क है, उससे प्रोजेक्टेड एंगल है यहाँ पे थीटा, लेकिन यहाँ पर जो है वो पूरा ये जो एरिया है ना,
इस एरिया द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्टेड एंगल है वो सॉलिड एंगल है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। तो यहां से आपका डिफाइन हो गया क्या, आपका प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा आपने यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में देखा और क्वांटिटीज 2 हैं और उनकी यूनिट्स देख लिया। तो फिर क्या हमको डिराइव्ड क्वांटिटीज भी पढ़नी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हमें पढ़नी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जरा अभी आपको दिखाता हूँ कुछ। मैं देखो एक चीज सिलेबस दिखा दिखा के तुमको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था, मैं तुमको दिखा दिखा के पढ़ाता हूँ ताकि तुम भटको ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखो फिजिक्स पढ़ाना यहाँ उद्देश्य तो है नहीं, फिजिक्स पढ़ाना उद्देश्य होता तो ये तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में तुमसे पूछता। मजेदार बात देखो, ये बोला है डेफिनेशन बेसिक क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके बेसिक यूनिट्स के बारे में। फिर उसके बाद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ठीक है, एंड देयर कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन उनका फ्रॉम वन टू अनदर, यानी आप किसी चीज को जानते हो, उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना जानो, लेकिन किसको, किन चीजों को, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कम से कम यहां पे 7 चीजें आपको दिख रही हैं जिनको आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना आना चाहिए। कह रहा है सर इतनी ही राशियां हैं, डेंसिटी भी एक राशि है, ये मूल राशियां नहीं, ये सब की सब जो दिख रही है ना, सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इनका क्या करना है, डिराइव्ड क्वांटिटीज वैसे तो बहुत है, सबको पढ़ना है, मैंने फिर से कहा नहीं सबको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं जानबूझ के इन्हीं चीजों को सिलेबस में लिखा है ताकि तुम ये समझो कि ये वही चीजें हैं जो तुम्हारे सामने बार बार आने वाली हैं फ्यूचर में। और इन्हीं सारी चीजों को, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हमको थोड़ा सा जानना है कि ये क्या होती हैं, साथ साथ इनका यूनिट, और इनको एक, जैसे ये आपका पूरा दिया है एमकेएस में तो उसको सीडीएस में बदलना, एसआई में दिया है तो सीडीएस में बदलना, एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में इनका कन्वर्जन, किनका किनका, ये जो 7 चीजें आपको दिख रही हैं। तो इसके अलावा फिर क्या बचा, देखो ये पूरा आपको पता चल गया कि अगर ये 7 चीजें हैं, इन 7 के अलावा क्या बचा हुआ है यहाँ पे, तो तुम देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी बोला है, ये तो पहले से ही बता चुका हूं मैं पहले ही लेक्चर में, रिजिड बॉडी में क्रिटिकल फोर्स, ये वो सारी चीजें। तो खाली स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज 2 चीजें बचती हैं। तो एक चीज तुम जान लो यहां पर ध्यान से कि इनको समझने के लिए बहुत आसान है, ये पहले से भी तुम पढ़े हो, मैं थोड़ा बहुत इसमें अब तुम्हारे काम की चीजें बता दूंगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर फिजिक्स के बारे में ही था, बहुत ज्यादा चीजें तुम इसमें पहले से जानते थे। अब हम अगले लेक्चर में केवल इन सबको डिफाइन करेंगे, इन 7 को, साथ में इनको डिफाइन करेंगे, एक ही लेक्चर में दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल हमने कहा यहाँ पे क्या कि क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज भी पढ़नी है, वही 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ के खाली हो जाना, वहीं से लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो एक लेक्चर और लगेगा, ये वाला चैप्टर खत्म। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, धन्यवाद।